ये सम्मान है ओकार्ड इंडिया की ओर से, उन सभी प्रकाशकों की ओर से, लेखकों की ओर से जो ओकार्ड इंडिया के साथ पिछले कई वर्षों से जुड़े हुए हैं। उनकी उनका सम्मान रचा बसा है इस टोपी में, इस शॉल में और इस स्मृति चिन्ह में। सचिन जी आप भी आए। सबकी भावनाएं जुड़ी हुई हैं और उन सभी की ओर से ये सम्मान है कवि आलोचक गणेश गनी जी का। हिमाचल प्रदेश के प्रतिष्ठित कवि, आलोचक एवं किस्सा गोई के लिए एक जाना पहचाना नाम है गणेश गनी। गणेश गनी का जन्म पांगी घाटी में श्री मेहरचंद भारद्वाज व स्वर्गीय श्रीमती तिथि देवी के घर 23 फरवरी 1972 को हुआ। पांगी घाटी के शौर गांव से संबद्ध कवि गणेश गनी की कविता हिंदी साहित्य में अपनी अलग शैली और शिल्प के कारण उपस्थिति दर्ज कर चुकी है। गणेश गनी अपनी भाषा के लिए जाने जाते हैं। यही कारण है कि इनकी गद्य की पुस्तकें अपनी भाषा की काव्यात्मक शैली और अनूठी किस्सा गोई के कारण चर्चा में रही हैं। गणेश गनी हिंदी साहित्य में अपनी किस्सा गोई के कारण सबसे पहले चर्चा में आए। किस्से चलते हैं बिल्ली के पांव पर इनकी पहली गद्य की पुस्तक है, जो कि 2018 में रश्मि प्रकाशन लखनऊ से प्रकाशित हुई थी। किस्से चलते हैं बिल्ली के पांव पर किताब वर्ष 2018 में सबसे अधिक चर्चा में रही। वर्ष 2019 में गणेश गनी का पहला कविता संग्रह वो सांप सीढ़ी नहीं खेलता लोकोदय प्रकाशन लखनऊ से प्रकाशित हुआ। दूसरा कविता संग्रह थोड़ा समय निकाल लेना बोधि प्रकाशन जयपुर से 2022 में प्रकाशित हुआ। गणेश गनी कविता के अतिरिक्त किस्सात्मक आलोचना के लिए भी चर्चित है। गणेश गनी की कविताएं संस्मरण और किस्सा गोई हिंदी की लगभग सभी प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में प्रकाशित और आकाशवाणी शिमला से प्रसारित हो चुकी है। हिमतरु पत्रिका ने वर्ष 2015 में गणेश गनी की कविताओं तथा समीक्षाओं पर केंद्रित एक विशेषांक प्रकाशित किया है। वनिका प्रकाशन बिजनौर ने गणेश गनी की कविताओं पर एक आलोचना की पुस्तक लोकोत्तर कवि गणेश गनी वर्ष 2021 में प्रकाशित की है। गणेश गनी की कविताओं में शिल्प विधान हिंदी विभाग हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला विषय पर कमलेश वर्मा ने एमफिल की उपाधि हेतु वर्ष 2020-21 में शोध प्रबंध किया। अतिथि संपादक के तौर पर गणेश गनी ने वर्ष 2012 से 2021 के बीच हिमतरु के 4 विशेषांकों का सफल संपादन किया। हाशिए वाली जगह हिमाचल अकादमी शिमला की परियोजना के तहत हिमाचल के सभी 12 जिलों के युवा कवियों की कविताएं वर्ष 2021 में प्रकाशित हुई हैं। वर्ष 2024 में बोधि प्रकाशन ने गणेश गनी की गद्य की 4 पुस्तकों से चुनिंदा संस्मरण नए संस्मरण में किस्से चलते हैं बिल्ली के पांव पर शीर्षक के अंतर्गत पुनर्प्रकाशित किए गए हैं। ऑनलाइन साहित्य कार्यक्रमों का संयोजन तथा चर्चित कवियों के साथ संवादात्मक विमर्श गणेश गनी की विशेष पहचान है, जिसके लिए वे साहित्य लोक में हमेशा चर्चा में बने रहते हैं। वर्तमान में गणेश गनी कुल्लू के ग्रामीण क्षेत्र में एक निजी पाठशाला ग्लोबल विलेज स्कूल का संचालन कर रहे हैं। भविष्य में भी इनकी सशक्त एवं संवेदनशील चिंतन धारा से कालजयी रचनाओं का निरंतर प्रवाह होता रहे, ऐसी कामना है। ओकार्ड इंडिया दिल्ली द्वारा विलक्षण कवि और आलोचक श्री गणेश गनी को शिमला में आयोजित 8वें राष्ट्रीय पुस्तक मेले के दौरान वर्ष 2024 का ओकार्ड साहित्य सम्मान प्रदान करते हुए हमें अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। हम उनके उज्जवल भविष्य और दीर्घायु की कामना करते हैं। और यहाँ उपस्थित सभी प्रबुद्ध जनों की ओर से भी गणेश गनी जी को शुभकामनाएं और बधाई। धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रसिद्ध कवि प्रोफेसर कुमार कृष्ण जी, ओकार्ड के निदेशक श्री राकेश गुप्ता जी, संयोजक श्री सचिन चौधरी जी,
मंच पर बैठे आदरणीय अब्दुल बिस्मिल्लाह जी, आज के मुख्य वक्ता और विशिष्ट अतिथि आदरणीय देवेंद्र गुप्ता जी, इस पूरे कार्यक्रम के पुस्तक मेले के सूत्रधार आदरणीय SR हरनोट जी, वाणी प्रकाशन की अदिति महेश्वरी जी, डॉक्टर करम सिंह जी, देवकन्या जी, मेरे साथ कुल्लू और मंडी से आए आदरणीय गंगाराम राजी जी और कैलाश गौतम जी, यहाँ उपस्थित सभी प्रियजनों, वास्तव में इस सभागार में एक एक व्यक्ति की एक एक संस्था की तरह है और आज मेरा सौभाग्य है कि मैं यहाँ मंच के इस तरफ उन लोगों के साथ बैठा जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मैंने अब्दुल बिस्मिल्लाह जी का कहीं YouTube पर सुना है, इनके मैं इंटरव्यू वगैरह देखता रहता हूँ। इन्होंने एक जगह जिक्र किया था संगम का और मिलन का। अगर कहीं मैं गलत हूँगा तो मुझे क्षमा करना, कि जब दो नदियाँ मिलती हैं तो एक नदी अपना नाम खो देती है और ये जो मिलन और संगम के दौरान एक उसमें समा जाता है। आपने शायद जिक्र किया था गंगा और यमुना का, कि प्रयाग के बाद यमुना समा जाती है, उसका अपना अस्तित्व खो देती है और आगे गंगा का नाम रहता है। मेरे गांव में भी एक नदी बहती है और कुछ मील पीछे वह नदी भी दो नदियों से मिलकर बनती है। पहाड़ के एक ओर से चंद्र आती है और दूसरी ओर से भागा। लेकिन मेरे गांव के लोगों ने दोनों नदियों को जिंदा रखा और उस चंद्रभागा का एक नदी को खोने नहीं दिया। और साथियों, मैं आपको एक और चीज बताता हूं कि उसमें एक तीसरी चीज भी बहती है, वह है मेरे गांव के लोगों की आयु, उम्र। भले ही उस नदी को आगे पंजाब और पाकिस्तान में चनाब कहते हैं, और चनाब शब्द जो है चना से बना है। आज का दिन मेरे लिए माथा झुकाकर केवल आभार व्यक्त करने का है। उकाड़ इंडिया के चयनकर्ताओं ने जो निर्णय लिया उसका आधार निसंदेह मेरी रचनाशीलता होगी, मगर इससे भी पहले यदि पाठकों का स्नेह मेरी सृजनशीलता को ना मिला होता तो मैं आज इस पल यहाँ खड़ा ना होता। कविता लिखना और कविता पर संवाद करना मुझे ऊर्जा देता है। मेरे लिए कविता लिखना, पढ़ना और कविता के बारे बातचीत करना मात्र टाइम पास नहीं है, बल्कि जीवन को बेहतर बनाने की एक प्रक्रिया है। अब यदि आप पूछेंगे कि मेरी कविता क्या है, तो मैं चिली के कवि पाब्लो नेरुदा की एक खूबसूरत उक्ति यहाँ दोहराऊंगा। पाब्लो कहते हैं, अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मेरी कविता क्या है, तो मुझे कहना होगा मैं नहीं जानता, मगर आप मेरी कविता से पूछें तो यह आपको बताएगी कि मैं कौन हूँ। साथियों, जब भी हम आत्ममुग्ध होकर अपनी कविता का प्रचार करते हैं और ये मान बैठते हैं कि हमारी कविता के बारे पाठक जान रहे हैं, तब दरअसल हमारी कविता पाठकों को हम कवियों के बारे बता रही होती है कि हम कौन हैं। हमारी सोच, हमारा व्यवहार, हमारा चरित्र और हमारे भाव कविता की शैली और शिल्प में ढलकर पाठकों तक पहुंच जाते हैं। इसीलिए कविता साहित्य की उत्कृष्ट विधा है। हम
यह कम से कम शब्दों में पूरी की पूरी बात कहने में सक्षम है। कविता की यह ताकत है कि यह अपने समय से भी आगे की बात करती है। फ्रांस के उपन्यासकार और दार्शनिक सार्थर के विचारों में गद्य और पद्य के बीच का भेद अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस भेद को यूं समझा जा सकता है कि गद्य शब्दों का प्रयोग करता है, जबकि कविता शब्दों को प्रस्तुत करती है। अर्थात कवि के लिए शब्दों का सामग्री के रूप में वही महत्व है जो एक चित्रकार के लिए रंगों का और संगीतकार के लिए स्वरों का होता है। इधर हमारे संस्कृत साहित्य में तो गद्य को कवि की कसौटी माना गया है। यह ठीक ठाक बताना जरा मुश्किल है कि कब, क्यों, कैसे और कहाँ कविताएं लिखी गई, मगर अब इतना खुलासा करना एकदम आसान है कि जो कुछ भी कविता जैसा लिखा गया उसके लिए वातावरण मेरे गांव की मिट्टी, खेत, पहाड़, चिनाब नदी, पुल, बर्फ, वहाँ के लोग और मेरे उस घर ने दिया जो पत्थर, गारे और लकड़ी से बना है। मेरे भीतर एक गांव, एक दरिया और एक झूला पुल हमेशा रहते हैं। कविताओं की पृष्ठभूमि में मेरे बचपन के दिन रात हैं और ऋतुओं के रंग भी हैं। यह सब कुछ कविता लिखने की क्षमता या जिसे प्रतिभा कहते हैं के लिए बेशक उत्तरदायी है, परंतु कविता भीतर से बाहरी दुनिया के सामने कैसे आई, यह एक प्रश्न हो सकता है। कोई तो ऐसी कविता अवश्य रही होगी जिसे पढ़ने के बाद एक कवि का जन्म हुआ। कोई तो ऐसा आया होगा जीवन में जिसकी मित्रता की अनुभूति ने एक कवि को भाषा दी। कोई तो ऐसा प्रेम रहा होगा जिसके स्पर्श से मुझे कवि बनाया। ये कविताएं इतनी जल्दी दुनिया के सामने ना आ पाती यदि फेसबुक ना होती और पत्रिकाओं ने प्रकाशित इन्हें ना किया होता। ये सारी की सारी कविताएं लिखने का मैं कभी साहस भी न जुटा पाता यदि प्रकाशकों ने मुझे स्नेह ना दिया होता। वह पहला संपादक तथा वह पहला प्रकाशक भी मेरी ताकत बने जिन्होंने मेरी कविता प्रकाशित करने से इनकार किया। मैं उस संपादक और प्रकाशक को भी कैसे भूल सकता हूँ जिन्होंने पहली बार मेरी रचनाओं को प्रकाशित किया। हालांकि मेरी कविताओं के पाठकों का योगदान सर्वोपरि है, जबकि ये सारी कविताएं अब उनकी हैं, मेरी नहीं है। एक कवि केवल कविता लिखता नहीं है बल्कि उससे बात करता है। इस बातचीत में स्मृतियों का संसार भी आता है, वर्तमान पर दृष्टि रहती है और अपने समय से आगे की बात भी आती है। कवि का अपनी कविता से रचनात्मक संवाद आग और लोहे का संवाद है। मैं अपनी बात इस कविता से समाप्त करना चाहूंगा। आग और लोहे का संवाद। खबर आग की तरह फैल गई। गांव के बीचों बीच पनिहारे के बगल में बनी नौन मढ़ी में अब लखू लोहार का अस्थायी शिविर है। शौर गांव में चहल पहल है। बच्चों के लिए यह जादू का खेल है। इस बीच घर से निकल आए हैं कुछ पुराने हथियार और औजार। पहले इन्हें पानी पर चढ़ाया जाना है और फिर कुछ संदर चढ़ाए जाएंगे स्थान पर। पैनी धार की पड़ताल वह अपने अंगूठे से करता है। बकरे की खाल से बनी धौंकनी प्राणायाम की मुद्रा में अपने फेफड़ों में सांस भर भर कर सुलगते कोयले को हवा देकर बदल रही है धधकते अंगारों में। लोहा आग में तपकर अपना ही आकार नहीं बदल रहा। बच्चे देख रहे हैं कि कैसे लोहा भट्टी में पिघलकर काले से लाल, लाल से नारंगी, नारंगी से पीला और फिर सफेद हो रहा है। लखू अंतिम सफेद रोशनी में इस लेखे जोखे में खोया है कि बदले में घर घर से जो अनाज आएगा, बर्फ ओढ़े ठिठुरते कांपते मौसम में उससे कितने दिनों तक बुझ पाएगी आग पेट की। बहुत बढ़िया। आग की दुविधा है कि लोहा पिघलकर किस रूप में जन्म लेगा। लोहा सोचता है कि आग का रोना कैसा होगा, उसका आंसू क्या कोई देख पाएगा। लखू की नजर भले ही निहाई पर रखे लक्ष्य पर है, मगर उसने कान लगा रखे हैं आग और लोहे के बीच हो रहे संवाद पर। मित्रों, कभी न भूलने वाली इस शाम में आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, शुक्रिया और अगली किसी मुलाकात तक अलविदा। बहुत बहुत